इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईपीओ में होने वाली 5 कॉमन मिस्टेक्स की। और ये आईपीओ के प्रोसेस में हर जगह होने वाली मिस्टेक्स में से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर जब आप सोचते हो कि मुझे आईपीओ के अंदर पैसे लगाने हैं से लेकर जब आपको अलॉटमेंट मिल जाती है। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेरे जैसे भी, जिनको अलॉटमेंट ही बहुत रेयरली मिलता है, तो हमें तो इसका एक्सपीरियंस ही कम हो पाता है। पर चलिए, जिनको हो जाता है उनके लिए भी ये है कि वही अलॉटमेंट मिलने के बाद भी क्या मिस्टेक हमसे हो जाती है। तो ये सारी 5 मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 मिस्टेक जो आईपीओ के रिगार्डिंग मैंने देखी है वो ये है कि नॉट हैविंग अ क्लियर प्लान। यानी कि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो उस टाइम पर आपके पास कोई प्लान होना चाहिए क्लियर, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ऐसा नहीं होता। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको क्लैरिटी होती है कि भाई लिस्टिंग के नहीं लेना, हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करना। कई लोगों को ये क्लैरिटी होती है ये शेयर तो हमने बेचना नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। लेकिन फंसते कौन लोग हैं? जो बीच में रहते हैं, जो ना लिस्टिंग का पता है, जिनको ना लॉन्ग टर्म का, और सोचते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए, जो होगा वो देखा जाएगा अप्रोच 1-2 बार चल सकती है, पर अगर आपको अलॉटमेंट मिलती रहती है तो आपके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अब देखिए वो कैसे है। जिसने लिस्टिंग पर निकलना है वो तो निकल गया, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है उसने भी रख लिया, लेकिन आप फंस जाओगे शेयर की वॉलेटिलिटी में। ऊपर नीचे शेयर ने होना ही है, और हम में से कोई नहीं जानता कितना ऊपर कितना नीचे कोई भी शेयर चला जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करो एक क्लियर प्लान पहले से होना चाहिए। और देखिए होता क्या है, कभी कभार 100% 125% का लिस्टिंग गेन मिलने के बाद भी लोग खुश नहीं रह पाते अपनी एग्जिट से। रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपने 15,000 की इन्वेस्टमेंट करी, जीएमपी 100% चल रहा था, लिस्टिंग और भी बढ़िया हुई 125% की, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। आपने क्योंकि कोई टारगेट सेट नहीं कर रखा था, वो 125% का बढ़ता हुआ 200% हो गया। आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा, आपको मजा आ रहा था, आपको लगा था और चलेगा, लेकिन अचानक से 1-2 दिन के अंदर आप देखते हो कि वो गिरकर सिर्फ 50-60% रह गया। अब गेन होते हुए भी आप खुश नहीं हो पा रहे हो। तो देखिए, अगर आप अपनी सिचुएशन से खुश ही नहीं रह पाए, 15-20 हजार का प्रॉफिट बनते हुए भी आपको खुशी नहीं मिल रही, इन्वेस्टमेंट करके आप खुश नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसी इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा है। इसलिए देखिए, हमेशा एक क्लियर प्लान के साथ आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आप जाओ। अगर आपको लगता है लिस्टिंग लेना है तो लिस्टिंग के हिसाब से ही जाओ, लॉन्ग टर्म लेना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और अगर शॉर्ट टर्म भी लेना है तो एक ना एक टारगेट आपके पास फिक्स होना चाहिए। और देखिए, टेलीग्राम पर मैं आपको 10 मिनट पहले, लिस्टिंग से 10 मिनट पहले आपको बता ही देता हूं, लेकिन देखिए हर बार शायद मैं भी ना हूं बताने के लिए। आपको कहीं ना कहीं अपने लिए लेवल्स चूज करने आने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ये थोड़ी सी नए लोगों के साथ मिस्टेक ज्यादा होती है। जो पुराने लोग हैं जो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं यूपीआई से स्पेशली, उनके साथ ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। प्रॉब्लम ये है, देखिए अभी किसी ने मुझे मैसेज करा इंस्टाग्राम पर, उन्होंने मुझे डीएम करा, वो बोल रहे हैं कि मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ 5-6, नए इन्वेस्टर हैं, बोल रहे हैं मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, 5-6 एप्लीकेशन लगा चुका हूँ, लेकिन मेरा डेटा ही नहीं दिखता। जब मैं अलॉटमेंट वाला लिंक खोलता हूँ चेक करने के लिए तो मेरा डेटा ही नहीं मिलता। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो, उनके पास जीरोधा है, तो उन्होंने बताया कि जीरोधा में मैं डालता हूँ डिटेल, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा उसके बाद, बोलते उसके बाद क्या करना है। मैंने बोला आप कौन सी यूपीआई आईडी डालते हो, बोले भीम यूपीआई। भीम यूपीआई की ऐप भी फोन से अनइंस्टॉल्ड है, तो नोटिफिकेशन भी कहां से मिलेगी। तो देखिए, जो नए लोग आ रहे हैं भाई, सिर्फ जीरोधा में या किसी डीमैट से अप्लाई करके नहीं होगा, आपको अपना मैंडेट भी ऑथराइज करना है। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, और जो सीजन है, जो लोग बहुत टाइम से लगा रहे हैं, वो भी एक मिस्टेक कर रहे हैं। अब आईपीओ की फैसिलिटी होने की वजह से 4-4, 5-5 बजे तक डे 3 पर वो रुक रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और मैंडेट आता नहीं है। क्योंकि देखिए एनपीसीआई के साथ, इनफैक्ट देखिए उस टाइम पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो एनपीसीआई के साथ कभी कभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैंडेट नहीं आ पाता या लेट आता है। ऐसे में बहुत चांस है कि कोई अच्छा आईपीओ आप जिसमें अप्लाई कर सकते थे, जस्ट बिकॉज आपने लेट अप्लाई करा, वो मिस हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, मेरे साथ भी इनिशियली एक बार हो चुका है सर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये वाली चीज बिल्कुल ना करें। अगर आप एसबा से अप्लाई कर रहे हो तो 12-1 बजे तक अपनी एप्लीकेशन पूरी कर लें, और अगर आप यूपीआई से कर रहे हो तो मैक्सिमम 3-3:30 बजे तक अपनी एप्लीकेशन को पूरा कर लें। जीरोधा जैसे डीमैट में आप 4 बजे के बाद अप्लाई वैसे भी नहीं कर सकते। तो देखिए, ये वाली चीज को ध्यान में रखकर अपनी यूपीआई एप्लीकेशन को आईपीओ में लगाएं। पॉइंट नंबर 3 जो मेरे दिमाग में आपसे डिस्कस करने के लिए, देखिए वो ये है कि क्या आपको एक एप्लीकेशन के अंदर एक से ज्यादा लॉट लगाने चाहिए।
ये मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि देखिए, अगर 3-4 टाइम से ज्यादा की सब्सक्रिप्शन है तो आप सारे लॉट मत लगाओ, 2 लाख रुपए पूरे मत उसमें ब्लॉक करो, क्योंकि आपको एक लॉट से ज्यादा वो दे ही नहीं सकते। अलॉटमेंट जो है वो प्रोराटा बेसिस पे होती है और प्रोराटा बेसिस में एक ही अलॉटमेंट आपको इश्यू हो सकती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर आपको पता है कि आईपीओ की सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आ रही है तो आपने अपनी एप्लीकेशन में एक लॉट से ज्यादा नहीं लगाने, एक ही लॉट बहुत है। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई आईपीओ ऐसा है जिसमें शायद डिमांड उतनी ना रहे और वो आगे जाके बहुत चल सकता है, तो उस केस के अंदर आप जरूर ज्यादा लॉट अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल देखिए, सोना कॉमस्टार में कुछ लोगों ने 4-4, 5-5 लॉट लगाए थे, सारे लॉट उन्हें मिले और आज बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट में वो बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से वो आपको एनालिसिस के बेसिस पे चलना पड़ेगा। मेरा एनालिसिस सुनिए या किसी का भी, जिसका भी आप सुनकर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके एनालिसिस के बेसिस पर चल सकते हैं। और अगर खुद से करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट, कि भाई आईपीओ की अलॉटमेंट मिले कैसे, कोई तरीका है क्या? यूट्यूब पर सबसे ज्यादा आईपीओ की अगर कोई वीडियो सर्च होती है तो वो यही है कि कैसे आईपीओ की अलॉटमेंट आपको मिल सके। देखिए, अगर ऐसा होता तो जो आपको ये बता रहा है उसकी तो हर आईपीओ में अलॉटमेंट निकलनी चाहिए, फिर क्यों नहीं निकलती? रीजन बीइंग, कोई मेथड ऐसा नहीं है, अगर कोई भी बोलता है तो वो गलत बोल रहा है। ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे आपको आईपीओ की अलॉटमेंट हर बार मिले या कंसिस्टेंटली मिलती रहे। प्योरली लक बेस्ड है, लॉटरी सिस्टम है। देखिए, लॉटरी में आप कोई ट्रिक थोड़ी लगा सकते हो, जो निकल गया निकल गया। सेम चीज यहीं पर भी अप्लाई होती है। कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और देखिए, कुछ लोग अपने जुगाड़ लगाते रहते हैं, बोलते हैं डे 1 पे लगाओ, डे 3 पर मत लगाओ तो मिलता है, या बोलते हैं कि देखिए डिस्काउंटेड ब्रोकर से मत लगाओ, फुल फ्लैश ब्रोकर से लगाओ तो मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत है, ऐसे नहीं होता है अलॉटमेंट का प्रोसेस। आपको सिर्फ एक बात ये ध्यान रखनी है कि आप बस अपनी एप्लीकेशन लगा दो, अलॉटमेंट मिलना ना मिलना आपके लक के ऊपर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट को कंप्लीटली अवॉइड कर चले, कोई ट्रिक नहीं होती। और लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, मेरा हमेशा का फेवरेट, कि देखिए ऊपर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे जाने के लिए क्या आप तैयार हैं? आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की पावर है? अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सोची हुई तो आप खुद ही सोचिए कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप आ जाओगे। और इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल है कार ट्रेड। कार ट्रेड के अंदर बहुत सारे लोग, हमें अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद थी, नहीं मिली, मार्केट कंडीशंस ऐसी रही, लेकिन उसके बाद कुछ न्यूज ऐसी चली नेगेटिव कि लगातार शेयर नीचे ही जाता रहा। अब देखिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आज की डेट में आप 35 to 40% के मिनिमम लॉस पर बैठे हुए हैं कार ट्रेड के अंदर। लेकिन क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट की, 17% के लॉस पे हम बुक करके निकल गए और उससे भी 20% नीचे जाके गिर चुका कार ट्रेड। IRFC अगर आप देखोगे, वहां पर लोगों ने अपनी ट्रिक लगा ली, 10% जैसी नीचे गया बेचकर निकल गए। वो 25-26 रुपए की जो अलॉटमेंट थी वो 17-18 रुपीज तक गई, आज वापस उसी रेट पे और डिविडेंड 2 बार अलग मिल चुका। तो देखिए, ये आपकी असेसमेंट कैसी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां मुझे निकलना है, ये आपको करना पड़ेगा। एनालिसिस सुन के किसी का भी आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। अदरवाइज देखिए, सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूं, एक लॉजिक आप याद कर लीजिए। अगर आप 15,000 रुपए एक एप्लीकेशन के अंदर लगाते हैं तो किसी भी आईपीओ की एप्लीकेशन में 5,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं करना, यानी 1/3 नुकसान होने पर आप आईपीओ से बाहर आ जाओ। क्योंकि देखिए, 1/3 नुकसान अगर आईपीओ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि बड़े बड़े स्टॉक्स जो चले हैं आज तक, जो देखिए आप हिस्टोरिकली देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स बहुत लंबा लंबा करेक्ट हुए हैं, उसके बाद वो मल्टी बैगर बने हैं। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रख सकते हो अगर आपका कंपनी में कन्विक्शन है तो, और अगर आप फंडामेंटल्स वगैरह एनालिसिस कर सकते हो, समझ सकते हो, तो आपके लिए वैलिड है। लेकिन अगर आप प्लेन साइकोलॉजिकल लेवल से चलना चाहते हो तो देखिए, 33.3% का अगर आपको लॉस हो जाएगा आईपीओ में, लॉन्ग टर्म के केस में ये मैं बोल रहा हूं, तो आपको निकल जाना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के केस में देखिए 20% का एसएल मैक्सिमम, इससे ऊपर मत रखिए, निकल जाना चाहिए। लिस्टिंग वाले दिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हो और अगर रिस्क आ जाता है तो हम 10% से ज्यादा का रिस्क आईपीओ में मत लीजिए। ये परसेंटेजेस बताने का देखिए लॉजिक है। ये लॉजिक ये है कि जिस तरीके के माइंडसेट से आप एंटर करोगे, एक तरीके से फर्स्ट पॉइंट का आप इसे एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, कि जिस तरीके के माइंडसेट से आप एंटर करोगे आपको उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाना है, और जितने ड्यूरेशन आप रखोगे उतना ही स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो क्या हो अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको एग्जिट भी लेने को मिल गया और वो स्टॉक चल पड़ा, तो क्या करोगे? तो देखिए, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस इस वजह से नहीं लगा रहे
कि भाई ये शेयर चल गया तो क्या होगा, तो अगर नहीं चला तो ये वाली चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट को कभी लाइटली नहीं लेना। अगर आपने 2 आईपीओ में भी ऐसा गलत करा, देखिए कई लोग हैं जिन्होंने कार ट्रेड में अभी तक बेचा नहीं है अपना शेयर, और अब वो और किसी आईपीओ में नहीं लगा रहे, रीजन बीइंग उन्हें कार ट्रेड से डर लग गया है, क्योंकि उन्होंने देखा इतनी बड़ी डाउनसाइड। सेम हुआ था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी, वहां पर भी लोग निकले नहीं, और देखिए आज वो बहुत नीचे है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ है। और अगर आपको कंपनी पे एक्चुअली में भरोसा है, तब आप थोड़ा वेट करने के बारे में सोच सकते हो, या जिससे भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बेटर एनालिसिस मिलेगा, उनकी सुनकर भी आप कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं। अपने एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें। देखिए एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं वो इन्हीं के लिए हैं, तो आप गलत डिसीजन ना लो, आप उनसे पूछ सकते हो। एक चीज़ दिमाग में ये भी रहती है कि देखो 15,000 की एप्लीकेशन तो है, हमें क्या करना है, ठीक है 5-6 हज़ार इधर उधर, लेकिन देखिए 1-2 बार गलत हो जाएगा ना, साइकोलॉजिकली आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हर आईपीओ में आपको डर लगने लगेगा। ये सब चीजें नहीं करनी है, ध्यान रखने हैं सारे 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। मेनली इनमें मैंने सब छोटी मोटी चीज कवर कर ली है, और भी कोई होगा तो टेलीग्राम वगैरह पे मैं आपको बताता रहता ही हूँ। तो अपना ध्यान रखिएगा। आईपीओ के अंदर देखिए घबराना नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास है, टारगेट स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, तो मुझे नहीं लगता आपके साथ कोई दिक्कत आ सकती है। आप बढ़िया ही करोगे आईपीओ मार्केट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखिए क्या होता है, ये थ्योरेटिकल बातें हैं, बहुत लोग तो ये वीडियो शुरू में स्किप कर देंगे। अगर आप इस पॉइंट तक भी पूरी वीडियो सुनी है आपने, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट में बताइए आपको ये सारे पॉइंट्स लॉजिकल लगे या नहीं लगे। So thank you for watching this video till the end. Until we meet in another video. Bye bye.